Why do people buy more when prices fall? That one simple question explains one of the most important laws in economics. And once you understand this topic, graphs and numericals will become much easier. हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो इकोनॉमिक्स में है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको रिलेटेड टॉपिक्स सारे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हम रोज डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिमांड। डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड इज द एबिलिटी, willingness, before ability there is should be a desire. So the desire, ability, willingness to buy a commodity at a particular price during a given period of time. तो डिमांड क्या है बच्चों? डिमांड है एक डिजायर। डिजायर मतलब कि उस चीज को चाहना, उस चीज को खरीदने की चाहत रखना। ओके, डिजायर। देन एबिलिटी होता है काबिलियत। काबिलियत यानी आपके अंदर परचेजिंग पावर होनी चाहिए। आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी डिजायर होनी चाहिए, उसके बाद उस चीज को खरीदने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। तीसरा आता है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब है चाहना। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहेंगे कि आप एक लंबरगिनी कार खरीदें फॉर योर सेल्फ। मैं आप हियर माइंडेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स। ओके, आपसे अगर कोई बोले क्या बच्चे आप एक लंबरगिनी खरीद सकते हैं, तो आपके अंदर बेशक एक डिजायर होगी खरीदने की, लेकिन आपके पास क्या एबिलिटी है? अभी आप स्टूडेंट है, क्या आपके पास परचेजिंग पावर है एक लंबरगिनी खरीदने के लिए? नहीं है। करेक्ट। विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब पैसे खर्च करने की चाहत को रखना। कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है वो चीज बहुत महंगी है, तो मैं मेरी विलिंगनेस नहीं है कि मैं नहीं खरीदूंगी। बेशक मेरी डिजायर है, मेरे पास एबिलिटी है, मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वो चीज महंगी है, तो मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं है। ओके, विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक प्राइस पर खरीदने की विलिंगनेस है या नहीं, प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं बच्चों डिमांड। ओके, चलिए आइए एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अभी ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस, क्या हुआ बच्चों इस टाइम पे? इसका असर ग्लोबली पूरी दुनिया पे पड़ा, स्पेशली इन द गल्फ कंट्रीज। करेक्ट। गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई, कतर एंड एटसेट्रा। ओके, तो बच्चों आपको पता होगा शायद कि जो गोल्ड है
वो बोला जाता है कि गल्फ कंट्रीज में वीजा वी इंडिया सस्ता मिलता है। ओके। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर, जब वॉर स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर गोल्ड के प्राइस बहुत हाई थे। ओके। गोल्ड प्राइस वाज टचिंग द स्काई। बट जैसे ही वॉर शुरू हुई, वॉर को थोड़े दिन बीते, तो ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा डाउनफॉल आया कि हमारे गोल्ड प्राइस जो थे वो फॉल हो गए। ओके। डिक्रीज हो गए। तो उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे, मान लीजिए एक है मिस्टर एक्स। ओके। इसकी विलिंगनेस थी, इसको खरीदना था गोल्ड। तो इसने सोचा कि जब जब प्राइस हाई थे, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, जब प्राइस हाई थे, तो इसने सोचा कि मेरे अंदर डिजायर तो है, मैं अपनी मदर के लिए, मे बी वाइफ के लिए या सिस्टर के लिए मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, मेरे अंदर डिजायर है, मेरे अंदर एबिलिटी भी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद सकता हूँ, मेरे अंदर विलिंगनेस भी है। लेकिन क्या मेरी विलिंगनेस इस टाइम पर सही है? क्योंकि इस टाइम पर, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो उसका प्राइस है गोल्ड का बहुत हाई है। मुझे लगता है अभी वॉर चल रही है, शायद विथ टाइम गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होगा। तो क्या किया बच्चों, मिस्टर एक्स की विलिंगनेस इस टाइम पर, इस सिचुएशन में, मिस्टर एक्स की विलिंगनेस नहीं थी कि वो उतना पैसा पे करके गोल्ड को खरीदे। उसके पास डिजायर थी, उसके पास एबिलिटी थी, उसके पास गिवन पीरियड ऑफ टाइम की सिचुएशन थी, बट उसके पास विलिंगनेस नहीं थी कि वो उस प्राइस पर गोल्ड खरीदे एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो उसने वेट किया, प्राइस फॉल होने का वेट किया, गोल्ड प्राइस जब फॉल हुआ, फॉल डाउन हुआ, तब उसने गोल्ड को खरीदा। ओके बच्चों। तो जब उसने गोल्ड खरीदा, तब क्या था, उसकी डिजायर भी थी, उसकी एबिलिटी भी थी, उसके पास विलिंगनेस भी थी, वो चाहता था कि मैं अब स्पेंड कर सकता हूँ, अब गोल्ड सस्ता हो गया है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस गोल्ड सस्ता हो चुका है, इस प्राइस पर मैं उसको खरीद सकता हूँ एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब वो टाइम, ड्यूरिंग द वॉर, वो टाइम जब प्राइस, गोल्ड का प्राइस डाउन हुआ था, तब एट दैट पॉइंट इन टाइम ही हैड अ विलिंगनेस टू बाय गोल्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। दैट इज व्हाट डिमांड इज। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो बच्चों एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज डिमांड। डिमांड इज द डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बार क्विक recap of the elements of demand, essential elements of demand। क्या है essential elements of demand? First, there should be a desire to buy. Second, there should be ability to pay. Third, there should be willingness to spend. पैसा खर्च करने की willingness होनी चाहिए। Okay. Fourth is at specific price. And fifth is at specific period of time। तो ये है बच्चों डिमांड। What is demand? Demand is a desire to buy, ability to pay, willingness to spend a commodity at a particular price at a specific period of time। Okay, I hope this is clear to you। Okay चैम्प्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। अब मुझे पता चल गया है कि डिमांड क्या है, तो अब ये जान लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ का क्या कानून है, क्या लॉ है। तो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, आप बताइए,
जब आपकी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आप उसको ज्यादा खरीदना चाहेंगे या कम खरीदना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आप कम खरीदना चाहेंगे। तो जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाती है। और जब किसी का प्राइस फॉल करता है किसी कमोडिटी का, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर जाती है। ओके। तो क्या है लॉ ऑफ डिमांड? ये बोलता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड इज। तो ये तो लॉजिकल है बच्चों, करेक्ट। ये तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। कोई चीज महंगी होती है तो आप उसको कम खरीदते हैं या बिल्कुल ही नहीं खरीदते हैं। कोई चीज सस्ती होती है तो आप सोचते हैं कि चलिए मैं एक की जगह चार खरीद लेता हूँ, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड इज। तो लेट्स राइट डाउन an official definition of law of demand, which says, according to the law, according to the law, other things remaining constant, quantity demanded of a commodity rises when its price falls, and falls when its price rises. Okay, आया बच्चों समझ में? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मींस बाकी सारी चीजें हम अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है। अब वो बाकी सारी चीजें क्या है, वो अब अभी हम थोड़ी देर में जानते हैं। और उन चीजों के अलावा किस चीज में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, सॉरी, जैसे ही प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज होती है। और जैसे ही प्राइस राइज होता है कमोडिटी का, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होती है। ओके। तो क्या मैं बच्चों बोल सकती हूँ उसका इसको कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, डिमांडेड कम होती है। और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। राइट। तो इसे बोलते हैं इनवर्स। एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा बढ़ा तो पहला घटा। ओके। ओके। तो चलिए अब जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसमें कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं, एंड दैट टेक्स अस टू द अदर फैक्टर्स। इसको बच्चों अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को हम एक टर्म के नाम से जानते हैं जिसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट call it as economists call it as ceteris paribus। ओके। इसको सेटेरिस पैरिबस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बच्चों, ऑल फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। ऑल फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड।
तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का इकोनॉमिक टर्म है सेट्रिस पैरिबस, जिसका मीनिंग है ऑल अदर। अदर क्या है बच्चों यहाँ पे? अदर देन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अपार्ट फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज। उसमें कोई चेंज नहीं है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। अब वो क्या चीजें हैं उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो अब अदर फैक्टर्स जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स आर, ये हैं अदर फैक्टर्स। फर्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। बच्चों, फर्स्ट फैक्टर है जिसको हम ये एज्यूम करते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, जिसमें प्राइस बढ़ा, सॉरी, जिसमें प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटी, जिसमें प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। हम इस चीज की बात कर रहे हैं, करेक्ट? अब मान लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई है। जब इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगी तो क्या होगा? परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी भी बढ़ जाए। हो सकता है ना बच्चों? अगर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो हो सकता है आप महंगी चीज में भी, अगर प्राइस बढ़ा है किसी चीज का, तो आप उसकी डिमांड भी बढ़ाएं, आप उसको तब भी कंज्यूम करें। करेक्ट? हो सकता है ना? तो इसलिए इस सिचुएशन में ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड है ये फेल हो जाएगा। इस वजह से हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कांस्टेंट। इस सिचुएशन में जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं। ओके बच्चों, चलिए, नेक्स्ट इज tastes and preferences of consumer. Preferences of consumer. अब ये जान लेते हैं क्या है बच्चों। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, there is, we are assuming that there is no change. Now what is the reason? सोचिए, अगर कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आता है तो क्या होगा? हम जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड को समझने में, मान लीजिए अभी मैं कंज्यूम करती हूँ राइस, ठीक है? तो राइस का प्राइस बढ़ा तो मैंने उसकी डिमांड कम कर दी। जब प्राइस का राइस घटा तो मैंने डिमांड उसकी बढ़ा दी, मैंने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए मेरी राइस की चॉइस ही चेंज हो गई। अब मैं राइस की जगह पे, चावल की जगह पे मैं रोटी खाती हूँ, रोटी खाना प्रेफर कर रही हूँ। तो क्या होगा? अब राइस का प्राइस बढ़े चाहे घटे, आई डोंट केयर, मैं उसको खरीदूंगी ही नहीं। रीजन बीइंग, आई हैव स्विच्ड ऑन टू व्हीट, मुझे अब रोटी ज्यादा पसंद आ रही है। तो अगेन राइस के लिए जो मेरा लॉ ऑफ डिमांड था वो फेल हो जाएगा। करेक्ट? इस वजह से मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, देर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए थर्ड फैक्टर को जानते हैं। थर्ड फैक्टर इज प्राइस ऑफ related goods remains unchanged. That is the next factor which we consider while we are studying law of demand. Price of related good. अब related good क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ राइस की, सपोज हमने राइस एग्जांपल लिया था। राइस मुझे पसंद है, राइस मैं किसके साथ खाऊंगी? ज्यादातर मैं दाल के साथ खाऊंगी राइस, ठीक है? अब रिलेटेड गुड, राइस का रिलेटेड गुड क्या हुआ? दाल हुई। मान लीजिए मैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए राइस को मैंने कंसिडर किया था, लेकिन उसका जो
रिलेटेड गुड है विच इज दाल, दाल ही महंगी हो गई, तो क्या होगा बच्चों? अब दाल महंगी हो गई तो उससे राइस की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, राइस की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? राइस महंगी हुई, दाल महंगी होगी तो राइस की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दाल महंगी हुई है, लोग दाल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दाल के बगैर तो राइस नहीं खा सकते ना, दाल के साथ ही राइस खानी है, तो राइस की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और मेरा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसलिए हमने एज्यूम किया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो कि है दाल इन आवर केस, इज अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज इन द रिलेटेड गुड। आया बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की विच इज पॉपुलेशन। तो बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन एज वेल। ओके, हमारी पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, कांस्टेंट है। ओके, अब ये क्यों हम एज्यूम करते हैं? बच्चों मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों की टेस्ट बदलेंगे, लोगों की प्रेफरेंसेस बदलेंगी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बदलेगी, इनकम वेरी करेगी। तो उस हिसाब से अगर इतनी सारे ऑप्शंस होंगे, इतने सारे चेंजेस आएंगे, तो क्या होगा? हमारा लॉ ऑफ डिमांड फिर फेल हो जाएगा। इसलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन। एंड देन नेक्स्ट इज नो expectation of future, no expectation of future change in price। यहाँ पे हम बच्चों क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी फ्यूचर में कोई प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। ओके, किसके चेंज प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है? हमारी हमारी कमोडिटी के प्राइस में फ्यूचर चेंज नहीं आ रहा है। अब बच्चों इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए जब कोविड का समय था, तब तो आप बच्चे रहे होंगे, इट इज अबाउट हाउ मेनी इयर्स, 2019 इट केम, तो वी आर रनिंग इन 2026, सो इट्स बीन 7 years नाउ। तो जब कोविड टाइम्स था, तब क्या हुआ था बच्चों? हमारा सारी चीजें, पूरा लॉकडाउन हो गया था, नो शॉप वाज ओपन, हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, नो ऑफिसेज वर वर्किंग, सब लोग अपने घर में लॉक करके बैठे थे, राइट? तो उस टाइम पे क्या था? हमारी जो बेसिक नेसेसिटी थी, खाने की चीजें, पीने की चीजें, ग्रोसरी, जो मेन ग्रोसरी होती है, वो सारी जो सप्लाई थी, दैट गॉट डिस्टर्ब्ड। तो क्या हुआ था? हम लोगों ने, जब भी, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, जब वो ग्रोसरी खरीदते थे, हम लोग ग्रोसरी खरीदते थे तो क्या करते थे? बल्क में ग्रोसरी खरीदते थे। और उस टाइम पे क्योंकि सबको ये लगता था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, लॉकडाउन और वर्स्ट होता जा रहा है, प्राइस और बढ़ेगा, तो लेट अस बाय इट नाउ इटसेल्फ। तो जो चीज, सपोज एक सॉल्ट का पैकेट मान लेते हैं जो कि 10 रुपीज का आता था, वो धीरे धीरे 15 रुपीज का हो गया। और हमें एज अ कंज्यूमर, हमको लगा, हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम सबको लगा कि इसका प्राइस और बढ़ेगा, आगे जाके 20-25 रुपीज का हो जाएगा टाटा का सॉल्ट, तो लेट अस बाय नाउ इटसेल्फ। तो हमने खुशी खुशी 15 रुपीज में भी उसको खरीदा, और 15 रुपीज में सिर्फ खरीदा ही नहीं, बल्क में खरीदा, विद द फियर दैट फ्यूचर में उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमने उसको 15 रुपीज में भी, जो कि ऑलरेडी ओरिजिनल प्राइस से 5 रुपीज ज्यादा था, हमने उसको 15 रुपीज में भी हैप्पीली खरीदा, और बल्क में खरीदा, बिकॉज वी हैड अ फियर that in future the price will rise even higher। अंडरस्टूड? तो अगेन उस सिचुएशन में क्या हुआ बच्चों? 10 से 15 उसकी कॉस्ट थी, प्राइस बढ़ा, लेकिन फिर भी उसका डिमांड बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमें फियर था फ्यूचर में और बढ़ेगा इसका प्राइस, तो उससे अच्छा है 15 रुपए में ही खरीद लो अभी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी। करेक्ट? तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी, तो फिर से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो गया।
आ रही है बात समझ में बच्चों? तो इसीलिए हम उसकी मान के चलते हैं दैट देर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। हम ये मान के चलते हैं, हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। तो सिंपली वी आर स्टिक टू, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, वी आर सिंपली स्टिक टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज commodity is not a prestigious good, is not a prestigious गुड। यानी कि यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए, वो एक प्रेस्टिजियस गुड नहीं है। प्रेस्टिजियस गुड होता है बच्चों जो स्टेटस सिंबल होता है। जैसे कि आज के जमाने में तो मोबाइल सबके पास है, इवन अ रिक्शा वाला और अ टैक्सी वाला और अन ऑटो वाला, और एवरीबडी हैज अ डिसेंट फोन। बट आज के जमाने में इनफैक्ट एप्पल फोन भी अगर मैं बोलूँ तो दैट ऑल्सो इज नो नो मोर अ प्रेस्टिजियस गुड। हाँ, अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट मॉडल ऑफ एप्पल फोन और लेटेस्ट मॉडल ऑफ सैमसंग फोन, दैट कैन स्टिल बी अ लग्जूरियस गुड जो स्टेटस सिंबल को दर्शाता है। ठीक है, तो हम इस लॉ को पढ़ने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस कमोडिटी पे हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नॉट अ प्रेस्टिजियस गुड। बाय, बिकॉज प्रेस्टिजियस गुड महंगा होगा, और जो बहुत ही ब्रांड फ्रीक है या लग्जरी स्टेटस जिनको बड़ा हाई रखना है, तो वो महंगी चीज को भी खरीदते हैं। यानी कि अगर एप्पल फोन का प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग ब्रांड फ्रीक हैं, लग्जरी फ्रीक हैं, वो महंगे दाम पे भी उसको खरीदेंगे, तो डिमांड उसकी बढ़ेगी और फिर से हमारा लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस कमोडिटी के ऊपर हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे दैट इज नॉट अ प्रेस्टिजियस गुड। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा। एंड टू योर सरप्राइज इफ आई से all these points that we have done so far, which are called the other factors, that are also called the assumptions to the law of demand. ओके बच्चों, तो जो हमने भी अदर फैक्टर्स पढ़े हैं ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस भी हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, हम ये मान के चल रहे हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, there is no change in the taste and preference of consumer. Then price of related good remains unchanged. Population, there is no change in the population. There is no expectation of future change in price of a commodity, and commodity is not a prestigious good. I hope this is clear to you. अब बच्चों आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को रिकॉल करके आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके चैम्प्स, तो अब एक बार देख लेते हैं हम कि हमारा डिमांड कर्व दिखता कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी। तो अब हम सबसे पहले एक डिमांड स्केड्यूल को बना लेते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल किसे कहते हैं बच्चों? स्केड्यूल कहते हैं डेटा को। डेटा यानी कि इस डेटा को आपको समझना होगा, और एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है फॉर 4 to 6 मार्क्स। तो बेटर यू, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के आप अगर बनाएंगे तो आप अपनी खुद की फिगर्स से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको जो फिगर्स मैं लिख रही हूँ आपको भी वही लिखनी है। ओके, तो बात करते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10 रुपीज था तब क्वांटिटी डिमांडेड थी 2। ओके, जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 8 था तब क्वांटिटी डिमांडेड थी 4। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 6 था क्वांटिटी डिमांडेड थी 6। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 4 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 8। एंड जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 10। तो देखा आपने कैसे इनवर्स रिलेशन है। जब 10 रुपीज की कोई कमोडिटी बिक रही थी तो सिर्फ 2 लोग खरीद रहे थे उसको। जब
8 रुपए उसका प्राइस हुआ तो 4 लोगों ने खरीदना शुरू किया, यानी कि जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, राइट। फिर जब प्राइस और गिरा, 8 से 6 रुपए हो गया, तो उसकी क्वांटिटी और बढ़ गई, 4 से 6 हो गई। उसके बाद जब फर्दर मोर प्राइस गिरा, 6 रुपए से लेकर के 4 रुपए उसका प्राइस हुआ, तो क्वांटिटी और बढ़ गई, करेक्ट। 8, अब 8 लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। और जब क्वांटिटी थी 2 रुपए, सॉरी प्राइस था 2 रुपए का, तो 10 लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो कैन यू सी द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। ओके, अब हम इसको कर्व के लिए इसका कर्व बना के देखते हैं कि इसका कर्व बनता कैसे है। तो आइए मेरे साथ बनाइए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट टिप, जब भी आप कोई ग्राफ बनाएंगे, यू हैव टू लेबल इट प्रॉपरली। यू हैव टू राइट स्केल, आपने एक्स एक्सिस पे क्या एज्यूम किया है, वाई एक्सिस पे क्या एज्यूम किया है, ओके, कितने यूनिट्स का एज्यूम किया है, ऑल दैट यू हैव टू शो इट इन योर ग्राफ। जब आप बनाएंगे तो प्रॉपरली स्केल से और पेंसिल से बनाइएगा, जिससे कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए, ओके। तो बच्चों, हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे वी हैव अज्यूम द क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे हमने अज्यूम किया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओके। तो चलिए देखते हैं, जब हमारा प्राइस था 10 रुपीज, हमारी क्वांटिटी थी, सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा। तो जब हमारा, सॉरी सॉरी, आई रोट इट रॉन्ग, दिस इज 10। तो जब हमारा प्राइस था 10, तो हमारी कितने लोगों ने खरीदा, हमारा 2 लोगों ने खरीदा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, पॉइंट आएगा वो ऐसा आएगा, दिस इज द पॉइंट, ओके। देन जब हमारा 8 रुपए प्राइस था तो 4 लोगों ने खरीदा, 8 रुपए प्राइस था तो 4 लोगों ने खरीदा। दिस इज द पॉइंट। जब 6 रुपए प्राइस था तो 6 लोगों ने खरीदा। जब 4 रुपए का प्राइस था तो 8 लोगों ने खरीदा। और जब 2 रुपए का प्राइस था तो 10 लोगों ने खरीदा। ठीक है। तो बच्चों, ये जो हमारा डिमांड कर्व है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड अ पेंसिल बनाइएगा। दिस इज अ डिमांड कर्व एंड वी डिनोट इट एज डी डी, ओके। ये है हमारा डिमांड कर्व। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो चैम्प्स, आई होप आपको आज का समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आज हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? When the price of a commodity increases, its demand decreases. And when the price of a commodity decreases, the demand increases, keeping or assuming other things remaining constant. फिर हमने ये पढ़ा
कि there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Then we did what are the other things remain constant called. There is a technical term for this which is called ceteris paribus, which means all other factors remain unchanged. Now, what are those other factors that also we discussed? And these other factors are also called the assumptions to law of demand. So this all we did, income of consumer is constant, taste and preference, there is no change in the taste and preference of consumer. Then price of related goods remain unchanged, there is no change in the population, no expectation of future change in prices, and commodity is not a prestigious good. Why does it happen? Why are we assuming it, taking it as the assumption? That also we understood through examples. Then we learned the demand schedule. What is demand schedule? This is this particular table. Schedule is this table, okay, which has facts and figures about the price and demand of a commodity. तो उसके हेल्प से हमने डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा. ओके, तो एक एक्स एक्सिस पे आप बच्चों स्केल क्या लिख सकते हैं? मे बी वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 units. Okay, and on the y-axis, one small box is equal to 2 rupees. Okay, so this is very very important. Okay, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, all that we are going to cover. So that's it for today's class. Have a happy time, happy learning. See you in my next video. Bye bye for now. And don't forget to hit the bell icon and the like button. And please remember to share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.